चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत, ये आपका अगला चैप्टर है फिजिक्स का, थर्ड चैप्टर है ना। और ये इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हम जानेंगे अभी। तो आपको पता होगा कि मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों के पोटेंशियल्स में थोड़ा फ़र्क है, दोनों के पोटेंशियल में भी थोड़ा फ़र्क है, यानी कि दोनों में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी एक का ज़्यादा पोटेंशियल मान लो और किसी एक का कम मान लो। और जब हम उनको कंडक्टर वायर से कनेक्ट करते हैं, दोनों कंडक्टर्स को जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर से जो चार्ज जो है चार्ज जो है, आवेश जो है, वो कहाँ जाता है, कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर जाता है। और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सर, पोटेंशियल को बराबर मेंटेन करने के लिए, पोटेंशियल बराबर करने के लिए एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक चार्जेस का जाना, चार्जेस का फ्लो होना, और ये चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, बस उसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। बस हम उसको अब समय के साथ नापने लगेंगे कि कितने समय में कितने चार्ज फ्लो हुए। समय के साथ उसका नाप जोक करेंगे ना, तो वो करंट का हम डेफिनेशन आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण कैसे होता है, यानी कि ये बनती कैसे। हम कब कहेंगे कि कहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्जेस का फ्लो होना। विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि आवेशों का प्रवाहित होना। कौन से आवेशों का, याद रखना, धनावेशों का। पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होने को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्जेस याद रखिए आप। धनावेश प्रवाह को ही, धनावेश जो है उन्हीं का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। कौन सा चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। ये बात आप हमेशा याद रखें। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर कि, अब बोलेंगे सर पोटेंशियल में थोड़ा डिफरेंस है, मान लो इतना फर्क है, तो चार्जेस जाएगा जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा, क्या इक्वल ना हो जाए, दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो तुम लोग बोलोगे सर दोनों का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा फिर चार्जेस फ्लो नहीं होगा। तो हाँ, फिर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल होते तक बस करंट फ्लो होगी, फिर नहीं होगी। तो हाँ, फिर नहीं होगी। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए बस करंट फ्लो होगी, और हमको कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करानी है सर। ये क्या है, थोड़ी देर के लिए बस करंट फ्लो हुई फिर बंद हो गई, हमारा काम भी नहीं हुआ। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली करंट प्रोवाइड करानी, करंट फ्लो करवानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, जिसके लिए हम सेल या बैटरी की मदद लेते हैं। सेल या बैटरी की मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू मेंटेन करिए और कंटिन्यू करंट आपको फ्लो, मतलब करंट मिलती रहेगी। बात समझ में आ रही है, जिसकी चर्चा हम आगे और डिटेल में करेंगे। फिलहाल अब हम ये देखते हैं कि अब करंट को हम डिफाइन कैसे करें। पहले तो मैं आपको बता दिया कि करंट हम बोलते किसको हैं, यही फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को हम करंट बोल रहे हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं पता है, मान लीजिए किसी कंडक्टर में से, मान लो कोई कंडक्टर वायर है और इसमें से टी समय में, कितने समय में, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, टी समय में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उस करंट, तो हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू बाई टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। किसी भी कंडक्टर में से टी समय में अगर क्यू चार्जेस फ्लो हो रहा है तो क्यू बाई टी को हम करंट बोलते हैं। इसको आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, यानी एकांक समय में, यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी, आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। समझ में है? या आप ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट यहाँ पे समझ जाओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की बात कर रहे हैं कि समय के साथ कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? ये तो हुआ एक डेफिनेशन। हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसी को लिखने का दूसरा तरीका, कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में, अब हम ये टोटल टाइम टी में लिया, मान लीजिए किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज, सॉरी डेल क्यू चार्ज फ्लो होता है
कि अब टाइम इंटरवल ले रहा हूँ ना मैं, टाइम इंटरवल, टाइम टी से टी प्लस डेल टी तक, यानी कि ये टी का मतलब आप समझ जाओ, जैसे एग्जांपल के लिए 5 और ये थोड़ा और बढ़ गया 5.5, तो कितना कितना किसका फासला हुआ, आधे घंटे का, इस टाइप से, मतलब आप समझ जाओ ये टाइम इंटरवल आपको बता रहा है कि टी से कितने समय तक, टी प्लस डेल टी समय तक। तो अगर मेरे को गैप निकालना हो कितने का ये अंतराल है, तो मैं बाद वाले समय में से पहले वाले समय को माइनस करके देखूंगा, तो मेरे को इंटरवल मिलेगा, उस इंटरवल में कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है। तो करंट की डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन तो वही है, लिखने का तरीका अलग रहेगा। तो चार्जेस की मात्रा कितनी हो जाएगी, डेल क्यू, और ये कितने समय अंतराल तक फ्लो हुआ, इतना समय अंतराल मतलब कितने टाइम इंटरवल तक ये चार्ज फ्लो हुआ, ये जानने के लिए आप ये वाले समय में से, वाले बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटाइए। तो जब घटाएंगे तो आप खुद देख लो, टी प्लस डेल टी में से आप टी को घटाओगे तो टी टी कटेगा, डेल टी बचेगा, तो डेल क्यू बाई डेल टी करके करंट का एक और डेफिनेशन और लिखने का तरीका आपके पास मिल गया। व्हाट इज डेल टी, डेल टी इज टाइम इंटरवल, कि जब तक वो चार्ज फ्लो हुआ है वो टाइम इंटरवल है। अगर आप उस टाइम इंटरवल को और छोटा करेंगे, यदि उस टाइम इंटरवल को मैं बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ये जीरो के करीब पहुंच रहा है, यानी कि बहुत बहुत छोटा, यानी आप समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ समय तक के बस चार्ज फ्लो कराए हो, कितने समय तक, बहुत कुछ समय तक, बहुत कम समय तक अगर चार्ज फ्लो करवाए हो, तो अगर मैं ये कंडीशन इस डेफिनेशन पे अप्लाई कर दूं, देन ये मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अपन, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट, मतलब वो एकदम सीमा में पहुंच चुका है कि हाँ समय अंतराल की वैल्यू आपने बहुत कम कर दी है सर। टाइम इंटरवल कम करने का मतलब क्या है बताऊं, कि बस इतना और ये इतना, तुरंत आप उतने समय तक, इतने कम इंटरवल में करंट कितनी फ्लो हुई आप वो जानना चाह रहे हैं अभी, और एकदम जस्ट अगले पल में उतने के दौरान, मतलब बहुत कम समय इंटरवल, बहुत कम टाइम इंटरवल है, उसमें कितनी करंट फ्लो हुई ये जानने के लिए आपको एक्चुअली ये इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे अपन, कौन सी करंट, वही, ठीक है। तो ये आप कंडीशन इसमें अप्लाई कर दीजिए डेल क्यू बाई डेल टी में, ये देखो इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, डेल टी टेंस टू जीरो, तो कुछ नहीं, अब इसको नए तरीके से लिखने के लिए हम डी क्यू बाई, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि डेल डी में कब बदलता है, जब ये इंटरवल बहुत 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 छोटा हो जाता है। हमेशा याद रखना, इस भाषा का इस्तेमाल, यानी इस बात का इस्तेमाल हम लोग कहाँ किए पता है, केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में किए हैं, जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, याद करो, हम लोग बोलते थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डेल एक्स डेल टी समय में डेल एक्स कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और आगे हम लोग बोलते थे कि यदि डेल टी को एकदम क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसी में अगर आप लिमिट लगा देते थे ना सर, ये डेल टी, अब जब टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो जाए ना, तो ऐसे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लगा देना चाहिए, अब वो अगले लाइन में पूरी इस तरीके से लिखा जाता है और कुछ नहीं है, डेल को डी में लिख देते हैं। वो डी में लिखने का मतलब है कि आप इसको एकदम कम टाइम इंटरवल के लिए लेके चल रहे हैं। बात समझ में, ये पूरी कहानी समझ में है कि नहीं। तो ये भी फॉर्मूला है आपके पास, ये भी फॉर्मूला है आपके पास, ये भी फॉर्मूला है आपके पास, जब जब जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी तब तब वो इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अगला बताओ, नेक्स्ट देखें। तो अब देखते हैं हम करंट का, ये डेफिनेशन देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, आइए हम देखते हैं इसकी यूनिट देखते हैं, ठीक है। आप खुद बताइए, करंट का फॉर्मूला है I इक्वल क्यू बाई टी, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो इसकी यूनिट को जानने के लिए आपको Q और T का यूनिट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो Q का यूनिट क्या होता है, चार्ज, तो कूलॉम हो जाएगा, ऐसा यूनिट, ऐसा ही पद्धति में, ऐसे सिस्टम में चार्ज को अपन कूलॉम से नापेंगे, T को नापते हैं सेकंड से, तो कूलॉम प्रति सेकंड या कूलॉम पर सेकंड हो जाएगा करंट का यूनिट। और ये यूनिट इससे भी ज़्यादा प्रचलित, जो हम अमूमन आमतौर पे इस्तेमाल जो करते हैं, वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, ये कूलॉम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, ऐसे सिस्टम में करंट का यूनिट एम्पियर हम कहेंगे, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सुनिए, तो इसी को हम लोग एम्पियर कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पियर। अब मैं आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप सब। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रखूँ 1 कूलॉम, कितनी रखूँ, और T को रखूँ 1 सेकेंड, तो जब दोनों 1 1 हो जाएंगे
तो आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? अब उसी को आप सेंटेंस बना के बोल दो कि अगर किसी कंडक्टर से या कंडक्टर के किसी सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो समझ लीजिए उस कंडक्टर से या उस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट की जो मात्रा है या जो उसकी वैल्यू है वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। बहुत सरल है, इस टाइप का हम लोग कई बार डिफाइन कर चुके हैं। 1 वोल्ट भी डिफाइन की थी इसी प्रकार, याद है? बाकी चीज को 1 1 रख दो, जब फिर उस हिसाब से आप उसको डिफाइन कर दो। तो कैसे इसको डिफाइन करोगे आप 1 एम्पियर को? अगर किसी कंडक्टर से या कंडक्टर के किसी सेक्शन से, सेक्शन मतलब किसी एक हिस्से से, कंडक्टर बोल रहा हूँ मतलब पूरी वायर हो गई, और किसी सेक्शन बोल रहा हूँ मतलब मैं छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ कि हाँ अगर इस हिस्से से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो समझ लीजिए उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। समझ में आया कि नहीं है? ये 1 एम्पियर हो गया। ये देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए मिटा दो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? पूरा समझ में आ रहा है पूरा? और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा कैसे नहीं आएगा? फिजिक्स से नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, अपन इसका वो देखने वाले हैं, वो यूनिट देख लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यू को कैसे लिखते हैं सर? क्यू को कैसे लिखते हैं, याद है आपको? 80। टाइम को लिखते हैं टी, टी कटेगा तो क्या बचेगा? ए। तो हम इसके लिए ए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये एक्चुअली आप देखे होंगे एक जो अपन क्या पढ़ते हैं, याद करो, अपन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, याद है आपको? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद है आपको? क्या क्या पढ़े थे बताओ? टेम्परेचर, लेंथ, मास, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी था क्या? था क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसलिए हम ना इस करंट के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ ए। इस बात को आप याद रखें, ठीक है? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, ठीक है? करंट डेंसिटी देखो किसको बोलते हैं? देखिए ध्यान से सब देखिए। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए क्या है, ये कोई कंडक्टर है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं पता है? जैसे कोई कंडक्टर है, तो जैसे हम इसका वो आलू चिप्स जैसे बनाते हैं तो उसको छिलते हैं ना, तो जैसे मैं इसको छिलूंगा तो एक लेयर निकलेगी, तो वो ये वाला लेयर निकलेगा, एक परत, वो उसका जो क्षेत्रफल होगा ना उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रहा है? ध्यान नहीं दी थी क्या? हाँ, जैसे ये पेन है, कोई कंडक्टर है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है पेन जितना मोटा होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आलू है, आलू चिप्स बनाते तो ऐसे एक लेयर निकला ना, उसी क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं समझ में आया क्या? आ गया, वेरी गुड। जैसे कोई बोलेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्षेत्रफल, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। तो वैसे ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कितना मान लो? ए मान लो। और इसमें फ्लो होने वाली करंट मान लो आई है। इस बात है, वेरी गुड। तो सुनो ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? ए, और इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है? आई। तो करंट डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं आई अपॉन ए, और इसको डिफाइन करते हैं, अब ए से डिवाइड किए हैं। किससे डिवाइड किए हैं? इसका मतलब क्या है? हम लोग बोलना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कौन किससे, यानी एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी क्या है, वो भी सुन लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पूरा कंडक्टर है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ इतना मोटा हिस्से को आप सोचो, इतने मोटे हिस्से को में फ्लो होने वाली करंट, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होगा पता है? एकदम बारीक सा लेयर, मतलब वो आलू चिप्स ही समझ जाओ, यानी कि ये समझ जाओ जैसे मैं स्लाइड, एकदम पतली सी स्लाइड सोचो
कितना मतलब कितना पतला होगा, उतने में से करंट फ्लो होने वाली। बोलो सर इतने करंट, चलो भाई मैं इतना हिस्सा लेता हूँ तो चलो भाई करंट जो फ्लो हो रही है वो हमको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पतले से लेयर से, है ना। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाली करंट को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। जे से इसको डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं जे से। इसका यूनिट बताइए, इसका है एम्पियर और एरिया है तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर कितना होगा, इसका आई का हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर और प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट। समझ में आया कि नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा। एम्पियर के लिए ए लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं, एल स्क्वायर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल माइनस टू। टी नहीं है जीरो करो, एम नहीं है जीरो करो, जो नहीं है उसको जीरो करो। क्लियर है कि नहीं बता दो, कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े क्या, चले क्या। चलो अब सुनो मेरी बात, ए दीदियों बात मत करो, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, किसी कंडक्टर वायर में 10 मिनट में 30 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू बताइए। 10 मिनट में कितना, 30 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है 10 मिनट में। 3 आएगा पक्का, पक्का। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, हम लोग फटाक से फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। मैं आपको मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ बार बता चुका हूं कि आपको वैल्यू रखने से पहले इस बात को बहुत अच्छे से चेक करना है कि उनकी यूनिट ऐसे सिस्टम में है कि नहीं है, अर्थात किसी एक सिस्टम में उनकी यूनिट को बैठा लो आप। अभी देखो ना, ये है मिनट में और कूलम्ब में है ऐसे। हाँ अपने को क्या है, अब जो डेफिनेशन पढ़े थे, अब समय तो हर सिस्टम में सेकंड में ही रहते हैं, चाहे सीजीएस हो एसआई हो एमकेएस। समय को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले, नहीं तो खेल खत्म, खेल बिगड़ गया। देखो फट से डिवाइड कर दिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, हाँ वही मतलब ठीक है। तो इसलिए आपको ये 10 मिनट जो है ना उसको आपको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए क्यू बाई टी में, क्यू की वैल्यू 30 कूलम्ब। अच्छा ये 30 कूलम्ब दिया है, अगर उसको कहीं मिली कूलम्ब या माइक्रो कूलम्ब फलाना देता तो उसको आप कूलम्ब में पहले चेंज करते। ऐसा ही सिस्टम में कूलम्ब जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, अगर वो कूलम्ब के बस जाए, अगर वो मिली कूलम्ब माइक्रो कूलम्ब में दिया होता तो कूलम्ब में चेंज करना पड़ेगा। मिली कूलम्ब को कूलम्ब में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻³ से इंटू करके। माइक्रो कूलम्ब रहता है तो कूलम्ब में कैसे चेंज, -6 जी। ऐसे यही डाउट था, हाँ ठीक है ओके। 10 × 60, अब ये एम्पियर में आप इसको लिख सकते हो, किस में लिख सकते हो। अब कैसे कटेगा ये, तो ये एक तो जीरो कट गया, 3 × 1 = 3, 2 = 6, 1/, कितना हुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 0.05 होगा क्या, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। और ये एम्पियर, ये देखिए करंट की वैल्यू आ गई। तो न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते, बहुत सरल होते, गलत इसलिए होते क्योंकि हम जल्दबाजी कर देते हैं, हम यूनिट को एक सिस्टम में एक जैसा नहीं रख पाते हैं, वो उसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये मेरे को अचानक से एक न्यूमेरिकल दिख गया तो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ, जो अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, आप सबका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ओके। मैं मिटाऊँ इस चीज़ को, इस चीज़ को मैं मिटाऊँ, कुमकुम्स मिटाऊँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे बताइए एक बात बताइए मुझे, अगर किसी कंडक्टर में से टी समय में, कितने समय में, टी समय में, टी टाइम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं टी समय में, तो मुझे बताइए चार्ज की मात्रा क्या होगी। एन नंबर ऑफ है,
वेरी गुड, एनी अपन पढ़े थे, याद करो। Q इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में। सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं तो कुल मिलाकर के चार्जेस आखिर किस रूप में फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। बस एक बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आप इस बात को ध्यान रखो ना। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, समझ जाओ वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है। बात को ध्यान रखो, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने को ही हम क्या बोलते हैं? इसलिए ये भी याद रखना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा ना, समझ जाओ वही करंट की दिशा है। वही किसकी दिशा है? और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो होते हैं, यानी कि करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं। यानी कि करंट की दिशा और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की दिशा ऑलवेज अपोजिट होती है, ऑलवेज। यहां लिख लो, सुन रहे? हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर। ओके, समझे? हाँ, ठीक है। तो इसलिए हम ना आई का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो क्यू बाई टी हमने कहा था ना, उसको एन ई बाई टी लिख सकते हैं, है ना? ये क्यूब जगह एनी लिख के डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं है? अब एक और गजब तथ्य आपको सुनाऊं मैं। हम लोग बोल रहे हैं सर करंट की फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब कुल मिला के हम करंट में डायरेक्शन बता रहे हैं कि हाँ करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन हम बता रहे हैं। और वैल्यू तो इसमें होती है एम्पियर से, जिसको हम नापते हैं। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। गजब तथ्य है, समझ में? इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। इसके कारण क्या है अब सुनिए। एक्चुअली करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे किसी जॉइंट पर बहुत सारी करंट आकर मिल रही है, तो बहुत सारे करंट का हमको अब रिजल्टेंट निकालना है, टोटल निकालना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कोई इधर से एक तार जुड़ी है, इधर से एक तार जुड़ी है, इधर से दूसरी तार जुड़ी है। अब खंभे में देखो ना बहुत सारी तारें इधर उधर निकली रहती हैं। अभी जॉइंट है, जंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन? जंक्शन। मतलब जिसमें बहुत सारी लाइनें आकर जुड़ती हैं या बहुत सारी लाइनें वहां से निकलती हैं। जो सोचो आप, अब बोलोगे सर यहाँ से 5 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है, बहुत सारी करंट आके मिल रही है, अब मेरे को नेट करंट चाहिए। नेट करंट मतलब टोटल करंट चाहिए, रिजल्टेंट करंट चाहिए। तो उस नेट करंट या रिजल्टेंट करंट को निकालने के लिए हम सदिश के नियमों का पालन नहीं करते, यानी वेक्टर जो रूल्स होते हैं, वेक्टर लॉज जो होते हैं रिजल्टेंट निकालने वाले, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो भी लॉ होते हैं उनका इस्तेमाल हम तो किसका इस्तेमाल करते हैं? साधारण गणित, साधारण तरीके से जोड़ना घटाना। जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं 5 2 7 7 3 10 जैसे जोड़ते हैं ना, करंट नेट करंट को निकालने के लिए हम लोग वैसे काम करते हैं। यानी कि करंट के निकालने में हम लोग साधारण गणित का इस्तेमाल करते हैं, न कि वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर रूल्स को अप्लाई, दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, हम डायरेक्शन बता रहे हैं केवल ये जताने के लिए कि तार में उसके फ्लो होने की दिशा क्या है। बस उसी लिए हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है कि वो तार में फ्लो हो रही है लेकिन किस दिशा में, बस उसी लिए डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में देखा जाए तो इसका कोई भी हिसाब किताब, इसकी कोई भी गणना, इसका कोई भी कैलकुलेशन वेक्टर बेसिस, वेक्टर के जो रूल्स होते हैं उस पे, उसके बेसिस पे नहीं होता है, स्केलर बेसिस पे होता है। साधारणतः अभी हम पढ़ेंगे जंक्शन रूल, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, किरचॉफ का रूल है, तो उसको हम और देखेंगे, सीखेंगे। समझ में आए के लिए मैं बताऊँ, ये कुछ बहुत ही स्मरणीय, अद्भुतनीय, बहुत ही मननीय बातें थी। तो आप इनको अच्छे से मनन करें, चिंतनीय बातें हैं, इसका चिंतन करें, चिंता ना करें। अब आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, समझ में आए? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चालक में प्रवाह, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ, आप इलेक्ट्रॉन बोलने के बाद फिर वो करंट भी हम लोग सीखेंगे कि वो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो होते हैं, किसी भी कंडक्टर में करंट किस तरीके से फ्लो होती है। अब हम वो सीखेंगे, वो जानेंगे। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ठीक है, चलिए।